किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज के इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, वसंत मौसम में आपने नई नई फसलों की तैयारी शुरू कर दी होगी। खबरें खेती की में हम आपको दिलवाते हैं कृषि जगत से जुड़ी ढेर सारी जानकारी, साथ ही साथ नए नए वैज्ञानिक तरीके जिसमें उन्नत फल, फूल और बीज शामिल हैं। आज शुक्रवार है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में कृषि समाचार और मंडी भाव तो होंगे ही, साथ ही साथ आपके पत्रों के जवाब हम दिलवाएंगे हमारे कृषि वैज्ञानिक से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। महाराष्ट्र के किसानों को मिलेगा मुआवजा। अरहर के संकर से अधिक उत्पादन और मत्स्य बीज उत्पादन से अधिक मुनाफा। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुषमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश से यहां के किसानों को भारी नुकसान हुआ। किसानों की समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने उनके इस नुकसान की भरपाई करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का फैसला किया है। मूसलाधार बारिश के कारण इन क्षेत्रों की 1,36,000 हेक्टेयर भूमि पर लगी फसलों को नुकसान हुआ था। प्रभावित जिलों में नागपुर, यवतमाल, अमरावती, वर्धा, नांदेड़, धुले, नासिक, जलगांव, पुणे, अहमदनगर तथा भंडारा प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन जिलों में प्रमुख रूप से प्याज, कपास, गन्ना और केला की खेती की जाती है। अच्छे मानसून के कारण महाराष्ट्र के किसानों को इस बार अच्छी उपज मिलने की उम्मीद थी। महाराष्ट्र में कपास, गन्ना, प्याज, संतरा और केला की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा अरहर की एक नई संकर किस्म विकसित की गई है, जिससे किसान भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी कि इक्रिसेट ने अरहर का एक नया संकर विकसित किया है। इसका नाम ICPH 2740 रखा गया है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के किसानों ने इस संकर को अपनाया है। मध्यम अवधि के इस संकर से किसानों को करीब 3 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हुई, जो पारंपरिक किस्मों से 38% अधिक है। मत्स्य बीज उत्पादन के व्यवसाय में अपार संभावनाएं हैं। ये व्यवसाय करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। कम भूमि में ही किसान भाई मत्स्य बीज का उत्पादन करके सालाना करीब 5 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। कतला, रोहू और मृगल मछलियां पालने वाले किसानों को बड़े पैमाने पर मत्स्य बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन अक्सर बाजार में उन्हें इसके नाम पर घटिया मछलियां दे दी जाती हैं। इसे वे अपने तालाबों में डालते हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षित उत्पादन नहीं प्राप्त हो पाता है। इसलिए ये मछली पालक उच्च गुणवत्ता के कतला, रोहू और मृगल मछलियों के बीजों की अच्छी कीमत देने को तैयार रहते हैं। अंडमान और निकोबार निवासी मछली पालक श्री साजिब कुमार ने इस व्यवसाय को किया और आज अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने मत्स्यिकी विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा उद्यमी किसान के रूप में मत्स्य प्रजनन पर प्रशिक्षण लिया। इसी क्षेत्र में स्थित केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के मात्स्यिकी विज्ञान संभाग की सैटेलाइट नर्सरी अवधारणा पर तकनीकी मदद से इन्होंने ताजा जल मछली की नर्सरी शुरू की। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने भी इनकी सहायता की। श्री साजिब ने 10 गुना 10 यानी कि 1.5 मीटर आकार की 5 सैटेलाइट नर्सरी की शुरुआत की। 6 माह की अवधि में ही सैटेलाइट नर्सरी तकनीक अपनाकर ताजा जल मत्स्य से इन्हें 2,70,000 रुपए की आय हुई। मौसम में भले ही ठिठुरन है, मगर ये फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। आइए एक नजर डालते हैं मौसम पर। अगले 48 घंटे में जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा तटीय कर्नाटक में बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु तथा केरल में बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटे में पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम तथा मेघालय में बारिश होने की संभावना है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है
उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आइए अब देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव की जानकारी लेते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे सही दामों की जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। शुरुआत करते हैं देश के विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों से। कॉफी मंजेरी केरल में न्यूनतम 15,000 रुपए, अधिकतम मूल्य रहा 19,500 रुपए। चाय मंजेरी केरल में 14,500 से 15,500। धान लोहरदगा झारखंड में 1,400 से 1,500 रुपए। कोटा राजस्थान में 2,911 से 3,922 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं की बात करें तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 2,000 से 2,200 रुपए। मंगरोल गुजरात में 1,525 से 1,550 रुपए प्रति क्विंटल। इटावा उत्तर प्रदेश में 1,680 से 1,700 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों तेल लोहरदगा झारखंड में 11,500 से 13,500 रुपए। पुरुलिया पश्चिम बंगाल में अधिकतम मूल्य रहा 9,666 रुपए। रायबरेली उत्तर प्रदेश में 8,800 से 8,850 रुपए प्रति क्विंटल। अरहर की बात करें तो राजकोट गुजरात में 3,625 से 4,200 रुपए प्रति क्विंटल। जमशेदपुर झारखंड में 6500 से 6600 रुपए प्रति क्विंटल। मसूर दाल नलबाड़ी असम में 5600 से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पुरुलिया पश्चिम बंगाल में अधिकतम मूल्य रहा 7,600 रुपए। लोहरदगा झारखंड में 5200 से 5400 रुपए प्रति क्विंटल। अब एक नजर डालते हैं फल और सब्जियों के भावों पर। सेब गुड़गांव हरियाणा में 9,000 से 12,000 रुपए प्रति क्विंटल। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में 9,000 से 10,000 रुपए प्रति क्विंटल। मंजेरी केरल में 10,000 से 10,500 रुपए। केला पलाक्काड़ केरल में 2,600 से 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। इम्फाल मणिपुर में केला का भाव रहा 2,900 से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल। गढ़शंकर पंजाब में अधिकतम मूल्य 1,500 रुपए प्रति क्विंटल। अंगूर नारायणगढ़ हरियाणा में 4,000 से 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। जगराव पंजाब में 4,400 से 4,800 रुपए प्रति क्विंटल। रायबरेली उत्तर प्रदेश में 3,500 से 3,760 रुपए प्रति क्विंटल। भिंडी की बात करें तो नारायणगढ़ हरियाणा में 3,000 प्रति क्विंटल इसका अधिकतम मूल्य रहा। पलाक्काड़ केरल में 2,500 से 3,000 रुपए। फूलगोभी लोहरदगा झारखंड में 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल। बारगढ़ ओडिशा में 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज की बात करें तो नलबाड़ी असम में 1,400 से 1,600 रुपए प्रति क्विंटल। गिरिडीह झारखंड में 1,000 से 1,200 रुपए प्रति क्विंटल। बहराइच उत्तर प्रदेश में 1,260 से 1,300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे। अब एक नजर डालते हैं विभिन्न मंडियों में मसालों के भावों पर। जीरा बीकानेर राजस्थान में 10,300 से अधिकतम मूल्य 10,300 रुपए रहा। राजकोट गुजरात में 8,600 से 10,525 रुपए प्रति क्विंटल। लाल मिर्च लोहरदगा झारखंड में 8,000 से 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। पलाक्काड़ केरल में 7,500 से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। मुंबई महाराष्ट्र में इसका भाव रहा 6,000 से 7,500 रुपए प्रति क्विंटल। लहसुन नारायणगढ़ हरियाणा में कुल मिलाकर इसका अधिकतम मूल्य रहा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। बेंगलुरु कर्नाटक में 2,000 से 4,500 रुपए प्रति क्विंटल। इंदौर मध्य प्रदेश में 500 से 4,200 रुपए प्रति क्विंटल। हल्दी मुंबई महाराष्ट्र में 8,000 से 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। सलेम तमिलनाडु में 6,500 से 7,200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान बहनों और भाइयों, यकीन मानिए हमें बेहद प्रसन्नता होती है जब आपके जिज्ञासा और सवालों भरे पत्र हमें सुदूर गांव, प्रदेश और कस्बों से प्राप्त होते हैं।
आज आपकी चिट्ठियों के सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक। तो देखते हैं आपकी चिट्ठी। सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, यूँ तो कृषि दर्शन के प्रत्येक अंक में हम आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी नई नई जानकारियों को लेकर आते हैं और उन जानकारियों का लाभ उठाकर न सिर्फ आप अपने उत्पादन में वृद्धि करते हैं बल्कि अपनी आय में इजाफा भी करते हैं। और जब खेती किसानी से जुड़ी कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप हमें पत्रों के माध्यम से अवगत भी कराते हैं। तो आपकी इन्हीं समस्याओं को लेकर किसी कृषि वैज्ञानिक के साथ हम स्टूडियो में हाजिर हो जाते हैं आपकी समस्या के समाधान के लिए। तो आज आपकी इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए आपके पत्रों को लेकर हम स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है पूसा के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर भोपाल सिंह तोमर जी को। डॉक्टर भोपाल सिंह तोमर जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। और हम पत्रों की शुरुआत कर रहे हैं रविंद्र तोगड़िया जी के पत्र से। ये पत्र आया है आहाड़ी चिल्काना सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। इनकी समस्या है हरे चारे बरसीम से संबंधित। सर्दियों की बहु कटाई वाला ये चारा है, ये इस पर कहीं कहीं गलन आ रही है। तो ये समस्या इनकी है। इस बीमारी से बचाव के लिए तोगड़िया जी आपको दो उपाय किए जा सकते हैं। एक उपाय तो ये है कि आप जब बुआई करें भविष्य में, उसमें आप बाविस्टिन, कैप्टान, थीराम, ये 3 फफूंदनाशी हैं। इन तीनों में से कोई एक फफूंदनाशी आप ले सकते हैं और 2.5 किलोग्राम बीज के 2.5 ग्राम दवाई 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से आप बीज में मिला करके उसको उपचारित करके बिजाई करें। और दूसरी जो बात है, आप फसल चक्र का इस्तेमाल करें। उस खेत में 2-3 साल तक फिर दोबारा बरसीम ना लगाएं। इसके अतिरिक्त किसान भाई उसमें जो रोग रोधी किस्में हैं बरसीम की, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं उनको रोग रोधी किस्मों के बारे में बताना चाहूँगा। कुछ सुधरी हुई उन्नतशील जो बरसीम की रूट रोट कॉम्प्लेक्स के लिए रोग रोधी किस्में हैं, उनमें BL 108, BL 102, HB-89-2, JHB 92-3 और JHB-93-1, ये जो कुछ किस्में हैं जो इस रोग के प्रति रोग रोधिता रखती हैं, इनको बुआई के लिए इस्तेमाल करके इस समस्या से बचा जा सकता है। और तना गलन रोग से बचने के लिए जो अभी खेत में ये अक्सर जनवरी और फरवरी में इसका आक्रमण देखने को मिलता है, इसके बचाव के लिए तोगड़िया जी आप अपने खेत में 0.1% बाविस्टिन का जो घोल है उसका छिड़काव इसमें आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 100 लीटर पानी में 100 ग्राम दवाई मिला करके उसका छिड़काव कर दें अच्छी प्रकार से, और उसमें सिंचाई की जो मात्रा है वो कम कर दें। और भविष्य में उसकी जो बुआई है वो पंक्तियों में करें, छिटक व विधि से इसकी बुआई ना करें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो बरसीम में जो ये समस्याएं आती हैं दोनों बीमारी की, इनसे आप निदान पा सकते हैं। और मैं साथ ही साथ आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जो तना गलन रोग के लिए भी हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा रोग रोधी किस्मों का विकास किया गया है। उसमें BL 120 और JHB-90-3 दूसरी किस्म है JHB-93-1। ये 3 किस्में हैं जो तना गलन रोग के प्रति रोग रोधिता रखती हैं। आप बुआई के लिए अगर इन किस्मों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इस समस्या से निदान आपको मिल सकता है। और अगला पत्र आया है जगन्नाथ पटेल जी का, मोरका माफी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। डॉक्टर साहब ये लिखते हैं कि इनकी टमाटर की फसल है और उसके पत्ते पीले पड़ते जा रहे हैं, उसमें इल्लियों का प्रकोप भी हो रहा है। इस समस्या के लिए आप क्या बताएंगे? हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपके जो पीले पत्ते होने का कारण है उसमें 2-3 समस्याएं हो सकती हैं। एक तो समस्या हो सकती है कि आपके क्षेत्र में नत्रजन की कमी हो, उसकी वजह से पत्ते पीले हो सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके खेत में घास की मात्रा अधिक है, खरपतवार हैं, तो उसकी वजह से भी आपके पौधे कमजोर और पीले हो सकते हैं। तीसरी जो बात है, पत्तियों में ब्लाइट, एक झुलसा रोग है, उसका आक्रमण भी हो सकता है। तो इन तीनों समस्याओं से निदान के लिए आप एक तो अपने खेत में सफाई रखें, निराई गुड़ाई करें। दूसरा, उसमें जो है
नत्रजन नामक का जो स्रोत है यूरिया के माध्यम से उसको आप कम कर सकते हैं। उसमें 1% यूरिया का घोल का छिड़काव आप कर सकते हैं। तीसरी बात जो है आपको ये ध्यान रखनी है, अगर उसमें पत्तियां किनारे से अंदर की तरफ को पीली पड़ रही हैं या उसमें गलन भी है, तो आप उसमें डाइथेन M45 मैनकोजेब नामक एक फफूंदनाशी है, उसकी 2.5 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी के दर से घोल बना करके 1 एकड़ क्षेत्र में 150 लीटर पानी का घोल जो है, दवा का घोल, उसमें छिड़काव करके इस समस्या से आप अपनी टमाटर की फसल से। दूसरा जो आपने बात की है कि उसमें इल्ली यानी कि फल भेदक का आक्रमण भी है, तो इसके बारे में हम आपको 2 दवाइयों का इस्तेमाल करने की सिफारिश करना चाहेंगे। एक तो दवाई है आपकी डेल्टामेथ्रिन, जिसका छिड़काव आप कर सकते हैं और उसकी मात्रा रहेगी आपकी 10 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से। और दूसरी जो दवाई है वो है साइपरमेथ्रिन, इसकी जो मात्रा है वो 50 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से आप इनका 2 छिड़काव कर सकते हैं। और इसकी छिड़काव की जो अवस्था है वो रहेगी जब उसमें फूल बन जाते हैं। अच्छा। ये इसकी उपयुक्त अवस्था होती है। एक बात मैं और किसान भाई को बताना चाहूँगा कि आप जब गेंदे की रोपाई करें, उसके साथ साथ अगर 10 लाइनों के बाद 2 लाइन गेंदे की जो लगा दें और खेत के चारों तरफ 4 गेंदे की लाइनें लगा दें, तो इससे आप इससे होने वाले नुकसान को भी कम कर सकते हैं और छिड़काव की मात्रा भी कम की जा सकती है। तो डॉक्टर साहब, ये पत्र था जगन्नाथ पटेल जी का, मोरक्का माफी, जिला खंडवा, उत्तर प्रदेश से। और अगला पत्र भी इन्हीं का है और इनके साथ हमारे और भी किसान भाई हैं। इनके नाम हैं अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, ललित पटेल, मनीषा पटेल, शुभम, देवी किशन और जगन्नाथ पटेल। इनकी समस्या है कि ये मिर्ची की फसल का अधिक उत्पादन लेने के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में ये जानना चाहते हैं। जी, जैसे पटेल साहब मिर्ची की खेती करना चाहते हैं और उससे अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, तो हमारे उनको 4-5 सुझाव होंगे पटेल साहब को, ताकि उनको मिर्ची से अच्छी उपज मिल सके और अधिक आमदनी हो। पहली है कि वो उन्नत किस्मों का बुआई करें, चयन करें। उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं उनके बारे में मैं पटेल साहब को बताना चाहूँगा कि एक तो पूसा ज्वाला एक किस्म है, पूसा सदाबहार है, एक J218 किस्म है, K2 है, भाग्य लक्ष्मी है और एक मुसलवाड़ी है। ये बहुत अच्छी किस्में हैं, सुधरी हुई किस्में हैं। इनका बीज बुआई के लिए इस्तेमाल करना है ताकि उनके उपज अधिक मिल सके। इसके साथ ही साथ आजकल संकर किस्मों का भी विकास हो रहा है। 2 संकर किस्में मैं बताना चाहूँगा, एक ARCH 236 और एक HOE 888 ये किस्म है जो अखिल भारतीय सब्जी परियोजना के माध्यम से इनकी संस्तुति हुई है। इसके अतिरिक्त अनेक संकर किस्में बाजार में उपलब्ध हैं, उनको भी बुआई के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अधिक उत्पादन के लिए संकर किस्मों का भी इस्तेमाल हमारे पटेल साहब आप बुआई के लिए कर सकते हैं। दूसरी बात है कि खाद उर्वरकों का उचित प्रबंधन आपको करना है। उसमें 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से मिर्ची की फसल में इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है। जो नत्रजन है उसकी मात्रा आधी मात्रा बुआई के समय, बाकी जो आधी मात्रा है वो शेष 2 से 3 बार में जो है खड़ी फसल के अंदर छिड़काव करके दी जा सकती है। जबकि फास्फोरस और पोटास की जो पूरी मात्रा है वो जो है किसान खेत की अंतिम तैयारी के समय यानी कि रोपाई से पहले अपनी खेत में लगाई जा सकती है। तीसरी बात यह है कि जब आप रोपाई करते हैं तो रोपाई करने के बाद आपको उसमें खरपतवार नाशी का भी इस्तेमाल करने की हम सिफारिश करते हैं। एक नाइट्रोफेन है और एक फ्लूक्लोरालिन है। ये 2 खरपतवार नाशी हैं जिनको रोपाई के बाद में या खेत को तैयार करके, बेहतर रहेगा खेत को तैयार कर लें, मतलब रोपाई से पहले। हाँ, रोपाई से पहले उसको जो है छिड़काव करके और फिर इसकी मिर्ची की पौध की रोपाई करें। तो इस प्रकार से आप अपनी मिर्ची की जो फसल है उससे अच्छी उपज ले सकते हैं और अच्छी ज़्यादा आमदनी ले सकते हैं। और अब बढ़ते हैं हम अगले पत्र की ओर। तोमर साहब, ये अगला पत्र आया है सिरवा बांधा बेमेतरा छत्तीसगढ़ से भुवन दास जांगड़ का। इन्होंने पूछा है गेहूं की किस्म लोकवन के बारे में। इनका सवाल है, ये कहते हैं कि इसके पत्ते पीले हो गए हैं और पौधे सूख रहे हैं, तो क्या समाधान है? देखिए जांगड़े जी, इसमें 2 समस्याएं आपके पत्र से हमको प्रतीत होती हैं। एक तो आपके खेत में जो पूर्णतः पौधा सूख रहा है उसमें दीमक का या व्हाइट गर्भ का आक्रमण उसमें हो सकता है।
तो उसको अगर आप पौधा उखाड़ते हैं, सूखे हुए पौधे को आप निकाल के देखें, अगर उसमें दीमक या वाइट जो गर्भ है, सफ़ेद लट है, वो दिखाई देते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से उपाय करने की आवश्यकता है। अच्छा। और उसके लिए उपाय क्या है, उसमें क्लोरोपाइरोफॉस नामक एक कीटनाशक है जो दीमक के लिए बहुत प्रभावी है। उसको आप सिंचाई के साथ, सिंचाई के पानी के साथ उसमें बूंद बूंद करके मिला करके इसको इस्तेमाल में ला करके इस समस्या को कम कर सकते हैं। अच्छा। जो पत्ते पीले पड़ रहे हैं उसके दो वजह हो सकती हैं। एक तो खेत में नत्रजन की कमी हो, क्योंकि लोकवन जो ये गेहूं की किस्म है, इसकी अधिकांश किसान भाई सीमित सिंचाई की अवस्था में इसकी खेती करते हैं ताकि इसकी अच्छी गुणवत्ता का दाना उत्पन्न किया जा सके। और दूसरा जो है उसमें जिंक की कमी, क्योंकि बहुत सारे किसान एक ही खेत में निरंतर जो है एक ही फसल को लगाते हैं, तो इससे ज़मीन के अंदर जो है जो सूक्ष्म तत्व हैं, विशेषकर जो ये जो जिंक है उसकी कमी हो जाती है। उसकी कमी के कारण ये इस प्रकार के लक्षण उसमें दिखाई देने स्वाभाविक हैं। तो इसके लिए किसान भाई को हम ये कहना चाहेंगे कि आप 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 20 किलोग्राम यूरिया लेकर के प्रति एकड़ के दर से जब पानी आप लगाते हैं इसका छिड़काव कर दें, तो आप इस समस्या के को कम कर सकते हैं या इससे बच सकते हैं। तो डॉक्टर भोपाल सिंह तोमर जी, हमारे किसानों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां आपने दी, उनके पत्रों में जो उन्होंने समस्याएं लिखी थी उनका समाधान किया। हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम से आपने भरपूर लाभ उठाया होगा। साथ ही साथ ये लाभ आप अपने मित्र किसानों तक भी पहुंचाएंगे। किसान भाइयों, हमें आपके पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार रहता है और जब आपके सुझाव और सवालों भरे पत्र हम तक पहुंचते हैं तो हमें बेहद प्रसन्नता होती है। अब हमें दीजिए इजाज़त, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी कई ढेर सारी कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।